मौर्य साम्राज्य, जिसका कालखंड 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य साम्राज्य से तात्पर्य उस समय भारत पर या उत्तरी भारत पर, क्योंकि दक्षिणी भारत जो है वो उस पर अलग अलग राजवंशों का शासन था। जो हम इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन भारत, उसमें अगर देखा जाए तो वाकई में ये इतिहास उत्तरी भारत का इतिहास है। चाहे वो महाजनपद काल ले लें या उससे पहले वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता ले लें, ये हम उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत का अध्ययन करते हैं। जो दक्षिणी भारत है या सुदूर जो दक्षिण भारत है, उसका इतिहास बिल्कुल ही अलग है। इसलिए अगर हम इसे उत्तरी भारत का इतिहास कहें तो ज़्यादा समीचीन होगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो स्रोत हैं उसमें हमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और विदेशी विवरण भी मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है और जो न्यायोचित हैं, प्रासंगिक हैं, वो हमें अशोक के अभिलेख हैं, जो स्वयं अशोक के द्वारा उन पर राजाज्ञा उत्कीर्ण करवाकर उन्हें स्थापित करवाया गया अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर, कि जो जनता है वो इन राजाज्ञों का पालन करे और उस तरीके से अपना जीवन जो है वो यापन करें। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो सुदर्शन झील के पास में तड़ाग अभिलेख जिसे कहते हैं, और ये पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है। उससे पहले जो भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए वो अशोक के द्वारा ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरामिक लिपियों में थी और भाषा उनकी पाली थी। और ये जो अभिलेख है रुद्रदामन का, वो देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में था। तो ये भी है। और इसके अलावा काली पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क सिक्के, जिन्हें हम आहत मुद्राएं भी कहते हैं क्योंकि ये मौर्य काल की विशेषता थी, उससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बनाया हुआ राजप्रासाद, जिसका वर्णन फाया ने किया है, ये भी हमें मौर्यकालीन इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर सोमदेव कृत है, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी तथा पतंजलि का महाभाष्य, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का टीका है, उससे हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का
परिशिष्ट पर्व है। विदेशी विवरण में स्ट्रेबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्राकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस एवं फिलार्कस ने सैंड्रोकोटस कहा है। मतलब ये जो नाम है वो यूनानी नाम है। चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोटस शब्द मिलता है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स, जिन्होंने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और उनका उद्देश्य था कि जो ओरिएंटल रिसर्च है, जो प्राचीन सामग्री थी उसका अनुसंधान करना था, उन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। अब जो पहला शासक आता है मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में, वो चंद्रगुप्त मौर्य आता है। मौर्य साम्राज्य का उदय हर्यक वंश से प्रारंभ हो गया। हर्यक वंश, फिर नागवंश, फिर नंद वंश। नंदों के समय में मौर्य साम्राज्य अपने वास्तविक रूप में आया और एक विशाल क्षेत्र की नींव रखी गई, जिस पर नंदों ने शासन किया, और बाद में उसी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है वो 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व माना जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया और झेलम तक वो पहुंचा, और उससे आगे फिर उसने अपने अभियान को रोक दिया और पुनः यूनान की ओर लौटा, लेकिन बीच में ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता, बाद में जो है वो सभ्यता का पतन हो गया, और इसे आजकल हम फिर मेसोपोटामिया और बाद में से अभी इराक भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ब्राह्मण साहित्य के जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध व जैन ग्रंथ, क्षत्रिय तथा विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, वृषल निम्न कुल का बताते हैं। लेकिन ये जो दौर था, इस समय में वर्ण जो व्यवस्था थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई थी, और वहाँ पर वर्ग व्यवस्था की स्थापना हो गई थी, और जाति व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी थी। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर ने जो भारत के विजित प्रदेश जो थे वो इसे सौंपे थे शासन चलाने के लिए, तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और युद्ध विराम हो गया, संधि हो गई। इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में
एरिया, जिसे आजकल हम हेरात कहते हैं, एरोकोशिया जिसे कंधार, जेड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान, एवं पेरापनिसडाई जिसे काबुल कहा जाता है, कि क्षेत्रों से कुछ भाग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ये सारे नाम जो हैं वो यूनानी नाम हैं, और अभी ये पाकिस्तान का जो पश्चिमी भाग है और अफगानिस्तान का भाग में ये स्थित है। इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत उपहार स्वरूप दे दिए तथा मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस जो एक यूनानी यात्री था, उन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में चंद्रगुप्त ने सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि लगातार अकाल पड़ा और उससे चंद्रगुप्त मौर्य का मन क्षुब्ध हो गया, राजकाज से उसका मन उचट गया। उसने जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला जो मैसूर में स्थित है वहाँ पर जाकर 298 ईसा पूर्व में सलेखना के द्वारा शरीर को त्याग दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सन्यासी बन गया और उसने मृत्यु का आलिंगन कर दिया सलेखना के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। वायु पुराण में उसके लिए भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन उसे कहा गया है। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत रूपांतरण जो है वो अमित्र घात है। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। डायमेकस एवं डायोनियस 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस जो है उसने डायमेकस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा तथा सूखी अंजीर वस्तु भिजवाई, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। देवादान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देवावदान से पता चलता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिष निवास करता था। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र जो अशोक है वो मौर्य साम्राज्य का
शासक बना।